लग जा गले के फिर हंसी रात। साधना के फिल्मी सफर में वो कौन थी की हैसियत एक टर्निंग पॉइंट की थी। उन दिनों साल में 3-4 फिल्में ही बनती थीं, इसलिए एक्टर्स को काफी सोच समझकर फिल्में करनी होती थी। वो कौन थी साइन करने में साधना शुरू में थोड़ा हिचक रही थी, मगर निर्देशक राज खोसला ने आखिर उन्हें राजी कर लिया। नैना बरसे रिम झिम रिम। साधना इससे पहले मोतीलाल, देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी थी और देश में उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। साधना की शख्सियत और उनके अभिनय के अंदाज में कुछ ऐसा था जो उन्हें अपने दौर की दूसरी अदाकाराओं से अलग करता था। कुछ ऐसी मिस्टीक, ऐसी रहस्यमय कशिश जिसे नाम देना बहुत मुश्किल था, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। लोग साधना के दीवाने ऐसे ही नहीं थे। जमाने में उनकी सुंदरता के चर्चे रहते थे। आज भी उनकी पीढ़ी के दर्शक उनके नाम पर आहें भरते हैं। नैना बरसे रिम झिम रिम। एक बार वो कौन थी कि पूरी यूनिट शूटिंग के सिलसिले में शिमला या ऐसी ही किसी जगह गई हुई थी। शाम का वक्त था, साधना के पास करने को कुछ था नहीं, सो वो निर्देशक राज खोसला से गपशप करने उनके कमरे में पहुंच गईं, जहां राज खोसला की पत्नी भी थी। इधर उधर की बातें करने के बाद तीनों कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गए। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ फायरप्लेस में लकड़ियों के चटखने की आवाज आ रही थी। अचानक राज खोसला ने किताब से सर उठाया और अपनी हीरोइन से पूछा, साधना, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें लगता है कि तुम बेहद खूबसूरत हो? साधना ने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं मानती। राज खोसला उनके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आग्रह पूर्वक पूछा, फिर तुम खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगी? साधना ने कहा, राज जी, आई एम नॉट ब्यूटिफुल बट आई एम वेरी चार्मिंग, अटली चार्मिंग, एंड यू कांट डिनाई दैट। मैं खूबसूरत नहीं हूं मगर दिलकश बहुत हूं, बुरी तरह दिलकश, और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। साधना का सीधा सपाट जवाब सुनकर राज खोसला कहकहा मारकर हंसे। हालांकि साधना की खूबसूरती की दुहाई देने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उनकी अपनी नजर में उस जमाने में कोई वाकई खूबसूरत था तो वो थी मधुबाला और मीना कुमारी। मगर धीरे धीरे खूबसूरती के बारे में लोगों की सोच भी बदलने लगी। साधना ने भी माना कि आप पारंपरिक सुंदरता के खांचे में फिट भले ही ना हो, मगर आपकी शख्सियत में एक आकर्षण, एक दिलकशी हो तो आपको पसंद करने वाले बहुत मिलेंगे। साधना में एक ऐसी प्रतिभा थी जो उन्हें आशा पारेख और सायरा बानो जैसी अपनी समकालीन और सफल अभिनेत्रियों से मुमताज या विशिष्ट करती थी। वो ये कि उनके हाव भाव, उनके अभिनय में किसी तरह का कोई बड़बोलापन नहीं होता था। अपने किरदार के अंदरूनी जज्बात, उसकी मनःस्थिति को दर्शकों के लिए वो जिस तरह जाहिर करती थी, वो उन्हीं की खासियत थी। रुक क्यों गई? बस तुम्हें यहीं तक लाना था। मुझे भी यहीं तक आना था। अब भी नहीं समझे? नहीं, लेकिन आज समझ जाऊंगा। साधना, जिनका पूरा नाम साधना शिवदसानी था, उनकी शुरुआती जिंदगी फिल्मी तहजीब में पूरी तरह रची बसी थी। उनका नाम भी उनके पिता की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा गया था। शिवदसानी परिवार, जो देश विभाजन के बाद फसादात के दौरान कराची से भागकर भारत आया था, उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद माता पिता की दुलारी बेटी साधना को हर हफ्ते
2 फिल्में देखने को मिलती। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साधना, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उनका दाखिला मुंबई के जय हिंद कॉलेज में हुआ, जहां उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। एक बार कुछ लोग उनके कॉलेज आए, एक सिंधी फिल्म में एक्टिंग के लिए लड़कियों का चुनाव करने। उन्होंने साधना का एक नाटक देखने के बाद उन्हें फिल्म की हीरोइन शीला रमानी की छोटी बहन के रोल के लिए चुन लिया। देश विभाजन पर आधारित इस फिल्म का नाम था अबाना, जिसका अर्थ होता है पुश्तैनी मकान। अबाना जिस दिन रिलीज होनी थी, उसी दिन फिल्म पत्रिका स्क्रीन ने पहले पेज पर साधना की तस्वीर छापी। इसके बाद फिल्मकार शशधर मुखर्जी, जिन्होंने फिल्मालय नाम की अपनी कंपनी शुरू की थी, उन्होंने साधना को उनकी पहली हिंदी फिल्म लव इन शिमला के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म के निर्देशक R.K. नैयर, हीरो जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना सभी की ये पहली फिल्म थी। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी। निर्देशक नैयर साधना के चौड़े माथे को कुछ कम करना चाहते थे। वो उन्हें केम्स कॉर्नर के एक ब्यूटी पार्लर ले गए और वहां की ब्यूटिशियन से साधना को मशहूर ब्रिटिश अदाकारा ऑड्री हेपबर्न की फ्रिंज यानी झब्बा देने के लिए कहा, और यहीं से आगाज हुआ कालांतर में मशहूर साधना कट हेयर स्टाइल का। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों। अच्छा, साधना के माथे पर बालों की इस फ्रिंज ने कुछ देर के लिए उनके सामने एक मुश्किल भी खड़ी कर दी। लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान साधना ने बिमल रॉय की फिल्म परख साइन कर ली थी, जिसमें उनका किरदार लव इन शिमला के किरदार के बिल्कुल उलट था। लव इन शिमला में जहां वो एक नटखट, खूबसूरत और ग्लैमरस लड़की के रोल में थीं, वहीं परख में उन्हें बिना किसी मेकअप के एक सीधी सादी लंबे बालों वाली लड़की का रोल करना था। ओ सजना, बरखा बहार आई। लव इन शिमला के निर्माता शशधर मुखर्जी को पता चला तो वो बहुत खफा हुए। साधना कैसे इस तरह की फिल्म साइन कर सकती हैं? साधना ने उन्हें यकीन दिलाया कि लव इन शिमला पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परख उसके बाद रिलीज होगी। समस्या सुलझ गई। मगर साधना जब परख की शूटिंग के लिए पहुंची तो उन्हें देखकर बिमल रॉय बौरा गए। उन्होंने कहा, साधना बहुत ग्लैमरस लग रही हैं, जबकि परख में उनका रोल एक बिल्कुल साधारण लड़की का है। साधना की तो सिट्टी ही गुम हो गई। लेकिन फिर वो संभली और बिमल रॉय से एक क्षण इंतजार करने को कहकर मेकअप रूम में गईं और जल्दी जल्दी बालों को पीछे खींचा, उनमें कंघी की स्प्रे छिड़का और उनके माथे की फ्रिंज गायब। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले। जल्दी ही साधना का टैलेंट और उनकी दिलावेज शख्सियत लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। लव इन शिमला और परख के बाद उनकी एक के बाद एक कई कामयाब फिल्में आईं। आई बहार, दिल है बेकरार मेरी। उस समय की सबसे ज्यादा लोकप्रिय अदाकारा शायद साधना ही थी। 1960 के दशक में उनकी कुल 19 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 11 सिल्वर जुबली थी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। 1961 में देवानंद के साथ हम दोनों, शशि कपूर के साथ प्रेम पत्र और किशोर कुमार के साथ मनमौजी जैसी फिल्में आईं। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती। 1962 में उन्होंने जॉय मुखर्जी के साथ एक मुसाफिर एक हसीना और देवानंद के साथ असली नकली की। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरा मेरा प्यार अमर, फिर 1963 में राजेंद्र कुमार के साथ मेरे महबूब आई। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहाबत की। मेरे महबूब में
एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाने को लेकर साधना बहुत संजीदा थीं। शूटिंग के पहले दिन जब वो मेकअप रूम में तैयार हो रही थीं तो वहाँ फिल्म के डायरेक्टर एच.एस. रवेल आए। उन्होंने साधना की लंबी चोटी और सीधी मांग देखकर कहा, हेवंस, व्हाट इज़ ऑल दिस? साधना फ्रिंज कहाँ है? साधना ने कहा कि वो एक मुस्लिम लड़की का रोल कर रही हैं। रवेल ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट। लोग फिल्म में साधना को देखने आएंगे, अलीगढ़ की किसी मुस्लिम लड़की को नहीं। इसके बाद साधना कट अपनी जगह वापस। इसके बाद आई वो कौन थी, और इससे भी जुड़ा एक मजेदार किस्सा है जिसका ताल्लुक फिल्म के टाइटल सॉन्ग नैना बरसे रिमझिम से है। नैना बरसे रिमझिम रिम। हुआ यूं कि साधना के ऊपर फिल्माए जाने वाले इस गाने की पहली शूटिंग शिमला में होनी थी। फिल्म की पूरी यूनिट वहां के लिए निकलने वाली थी कि पता चला लता जी बीमार थीं, इसलिए गाने की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई थी। प्रोड्यूसर परेशान, पूरी आउटडोर शूटिंग ही कैंसिल करने की नौबत आ गई थी। तभी संगीतकार मदन मोहन ने सुझाव दिया कि गाना फिलहाल वो अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर देंगे, बाद में लता मंगेशकर उसे डब कर देंगी, और ऐसा ही हुआ। फिल्म की यूनिट शिमला पहुंची, जहां एक आउटडोर लोकेशन पर इस गाने की शूटिंग मदन मोहन की आवाज में होनी शुरू हुई। शूटिंग देखने वालों की भीड़ में एक छोटे कद के सरदार जी भी थे। उन्होंने कुछ देर शूटिंग देखी और फिर जोर से बोले, ले कमाल है, ये लोग कैसी पिक्चर बना रहे हैं? हीरोइन मर्द की आवाज में गा रही है, पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। नैना बरसे रिमझिम रिम। अगले ही साल साधना की एक और हिट फिल्म राजकुमार आई, शम्मी कपूर के साथ। फिर आई दुल्हा दुल्हन, जिसमें उनके हीरो थे राज कपूर। हमने तुझको प्यार किया है जितना कौन कर। अच्छा, साधना की हाइट राज कपूर से ज्यादा थी, इसलिए उन्हें उनके साथ हील्स पहनने से गुरेज करना पड़ता था। मीठा मीठा दर्द है नजरों के वार का, किया है वादा मैंने पिया तुझसे प्यार। 1965 में उनकी मशहूर जमाना फिल्म वक्त आई। आगे भी जाने न तू, पीछे भी कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में। इस फिल्म में साधना ने फैशन का एक नया दौर शुरू किया। मुस्लिम शलवार कुर्ते में रद्दोबदल करके उन्होंने उसे एक ऐसी मॉडर्न शक्ल दे दी जो साधना कट की तरह जमाने का ट्रेंड बन गई। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। शलवार कुर्ते को उन्होंने बिल्कुल टाइट या कसे हुए चूड़ीदार कमीज में बदल दिया और उसके साथ मोजरी यानी जूतियां। उन्होंने वक्त के निर्देशक यश चोपड़ा को मशवरा दिया कि बजाय पारंपरिक शलवार कुर्ते के अगर वो चूड़ीदार के साथ बिना बाहों वाला और गले और बस्ट लाइन के नीचे एम्ब्रॉयडरी वाला एकदम टाइट कुर्ता पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। यश चोपड़ा को उनका यह ख्याल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में वो शलवार कुर्ता ही पहनेंगी, लेकिन साधना हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी डिजाइनर भानु अथैया से बात की और उन्हें अपना आइडिया विस्तार से समझाया, जिसके बाद भानु अथैया ने साधना की डिजाइन के मुताबिक एक चूड़ीदार और कुर्ता सिल दिया। और एक दिन जब यश चोपड़ा किसी चीज के सिलसिले में साधना से मिलने उनके घर गए तो साधना यही टाइट चूड़ीदार और कुर्ता पहनकर उनके सामने आई। यश चोपड़ा को साधना की ये आउटफिट इतनी पसंद आई कि उन्होंने फौरन कहा कि वक्त में वो बिल्कुल ऐसा ही चूड़ीदार और कुर्ता पहनेंगी। फिर क्या था, इन कपड़ों में साधना ने जो जलवे बिखेरे उन्हें कौन भूल सकता है। शाखों से
में आ गए। उसी साल उनकी एक और हिट फिल्म आरज़ू रिलीज हुई। दर्दी मालूम तुझको मेरा मन याद करता है। उसके अगले साल यानी 1966 में आई मेरा साया, जो काफी सफल रही। इसमें आशा भोसले के गाए इस गाने ने तो कोहराम ही मचा दिया था। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा और फिर लता की आवाज में ये गाना जहां जहां चलेगा। आज भी हमारे दिलों में टीस पैदा करता है और जिंदगी में बिछड़ते दोस्तों, बिछड़ती मोहब्बतों का सुराग सा देता मालूम होता है। मेरा साया, मेरा साया। साधना और निर्देशक आर.के. नैयर की मोहब्बत की शुरुआत लव इन शिमला के सेट पर ही हो गई थी। उस वक्त साधना बहुत यंग थी, इसलिए उनके माता पिता ने शादी की इजाजत नहीं दी, मगर उनकी मोहब्बत जारी रही और 1966 में उन्होंने आर.के. नैयर से शादी कर ली। इसके बाद 30 साल यानी 1995 में आर.के. नैयर के गुजर जाने तक दोनों साथ रहे। 1960 के दशक और उसके बाद भी साधना की सफलता की यात्रा जारी रही। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी और जरा सी। इस बीच थायराइड की समस्या के कारण उनकी सेहत खराब रहने लगी थी। इलाज के लिए वो अमेरिका गई। वहां से ठीक होकर आने के बाद उन्होंने इंतकाम जैसी बेहद कामयाब फिल्म की। उसी साल एक फूल दो माली और उसके बाद सच्चाई और फिर 1972 में दिल दौलत दुनिया रिलीज हुई। रुक मेरी रानी न कर आना कानी, सुन तो कहानी नजर की। उनकी आखिरी फिल्म थी 1974 में आने वाली गीता मेरा नाम। इसके बाद साधना ने अपने फिल्म करियर को सदा के लिए विराम दे दिया। उन्होंने कुछ दूसरी समकालीन अभिनेत्रियों की तरह मां या सास की भूमिका में आना मंजूर नहीं किया। उनका मानना था कि उनकी दिलकशी और खूबसूरती की जो तस्वीर या इमेज लोगों के दिलों में है, वो यूं ही कायम रहनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। फिल्मों को अलविदा कहने के बरसों बाद 25 दिसंबर 2015 में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांसें ली। वो थोड़े समय तक ही बीमार थीं, मगर वो बीमारी थी क्या, इसकी किसी को खबर नहीं।